देखो डेट आज के देखो 14 फरवरी 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले एडहोक जजेस का इशू हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विभिन्न हाई कोर्ट्स को ना केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए एडहोक जजेस को अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे दैनिक ट्रिब्यून का, इसरो का क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंस हासिल करना। मतलब अब इंडिया ने CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन 20 को रीइग्नाइट करने की कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली है। तीसरा आर्टिकल आज का है प्रॉब्लमेटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, यानी मेडिकल एजुकेशन ग्लोबलाइज हो रही है लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो तीनों आर्टिकल्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इशू है, ये आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। ये कोई एक शो है, यूट्यूब पे चलता है, इंडिया गोट लेटेंट। अब तो वीडियो डिलीट कर दी समय रैना ने। तो इस शो में ना बहुत भद्दे कमेंट्स किए गए पेरेंट्स को लेके, मतलब जो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। तो आपने सुने होंगे तो ठीक है, अदरवाइज सुनने की जरूरत भी नहीं है। यूँ मान के चलो कि बहुत ही भद्दे कमेंट थे कॉमेडी के नाम पे। तो उसके बाद में ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कुछ बोलने लगे कि ठीक है इन्होंने गलत बोला, मोरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गलत है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, वो ऐसा बोल सकते हैं। रणवीर अलाबादिया ये पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ना, तो इन्होंने वो कमेंट्स किए थे। लेकिन देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना हमारे संविधान में एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे नीचे देखो आर्टिकल 19 सेक्शन 2, इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि गवर्नमेंट ना फ्री स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है डिसेंसी और मोरालिटी। तो रणवीर अलाबादिया ने जो बोला ना वो साफ तौर पे डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट था। पेरेंट्स को लेके इतनी भद्दी बात बोलना, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना डिसेंसी और मोरालिटी, ये बिल्कुल खरी है इस केस में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, इतनी खराब बात उन्होंने बोली। इसके अलावा देखो कुछ दूसरे एथिकल एंगल्स निकलते हैं कि कॉमेडी के नाम पे क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, क्या ऑफेंसिव जोक्स हैं, भद्दे जोक्स हैं जो मोरालिटी के अगेंस्ट हों, और वो भी पेरेंट्स को लेके, क्या ये जायज़ है? एक बाउंड्री तो होनी चाहिए ना। आजकल देखो वायरलिटी का ना एक, मैं बोलूँगा लोगों के ऊपर ना पागलपन है कि कैसे भी करके बस वायरल होना है, व्यू ज़्यादा हासिल करने हैं। तो ना जानबूझ के लोग ऐसा कमेंट देते हैं, ऐसा थंबनेल डालते हैं कि बस वो किसी न किसी तौर पे वायरल हो जाए, कुछ भी करके। एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, इवन नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। फिर देखो लोग ना ऐसी चीज़ों पे ना कई बार हल्ला मचाते हैं जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इससे समाज में चेंज तो आता नहीं है, समाज में चेंज नहीं आता। ये लोग ऐसा करते हैं वायरलिटी के लिए, ये तभी करते हैं जब लोग इनके वीडियोस को देखते हैं, तभी वो और ज़्यादा ऐसा करते हैं। तो हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें सोचना चाहिए, बजाय रणवीर अलाबादिया और इन जैसे लोगों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर एक एथिकल एंगल ये निकल के आता है कि यंग व्यूअर्स पे देखो बहुत खराब इन्फ्लुएंस होता है। अब लोग देखो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप सोच के देखिए, आम वुमन या आम मैन के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए। हमें तो पता है आर्टिकल 19 का पता है, समाज का पता है, लेकिन एक कोई आम इंसान जो है ना वो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख सकता। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब वो इन वीडियोस को देखता है, उसको लगता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। वो कंटेंट क्रिएटर जिनकी बहुत लार्ज ऑडियंस है ना, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो देखो सोच समझ के बोलें, क्योंकि उनके एक्शंस को लोग फॉलो करते हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिली है, तो इसके साथ में जिम्मेदारी भी आई है। वैसे उन्होंने जो इस केस में बोला वो तो कानूनी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानूनी एक्सेप्टेबल होती हैं, ला तो इजाज़त देता है, बट मोरली वो चीज़ें गलत होती हैं, एथिकली वो चीज़ें गलत होती हैं। वैसे आप बताइए कोई चीज़ जो ला के हिसाब से जायज़ है बट एथिकली या मोरली गलत है, कोई एक ऐसी चीज़ बताइए एग्जाम्पल में आप। वैसे आप बताइए ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या एडहोक जजेस को अपॉइंट करना एक सही तरीका है जुडिशरी के सामने जो पेंडेंसी है उसको कम करने के लिए, मतलब ज़्यादा केसेस पेंडिंग है उनको कम करने के लिए?
अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ। देखो ये जो आर्टिकल है ये इंटरव्यू की फॉर्म में है, तो इंटरव्यू की फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो पॉइंट्स आप आंसर्स में यूज़ नहीं कर सकोगे, छब खिचड़ी हो जाएगी क्या डिस्कस किया। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस करते हैं, इंटरव्यू की फॉर्म में नहीं डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे हम पॉइंट वाइज फॉर्म में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुआ क्या है। चलो जो हुआ है वो भी आपको बाद में बताता हूं, पहले ये बताता हूं एडोक जजेस होते क्या हैं, बेसिक्स। देखो एडोक जज, एडोक का मतलब होता है टेम्परेरी या फिर स्पेशल पर्पज के लिए, तो एडोक जज मतलब टेम्परेरी जज या स्पेशल पर्पज के लिए जज। ये जो जज होते हैं ये देखो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं और स्पेशल सिचुएशंस में इन्हें यूज किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे संविधान का आर्टिकल 224A, आर्टिकल 224A एडोक जजेस को हाईकोर्ट में अपॉइंट करने की इजाजत देता है, प्रोविजन करता है। एडोक जज जैसे जो जज रिटायर हो चुके हैं ना, हो सकता है कि भैया आप आ जाइए, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो टेम्परेरी बेसिस पे आप आ जाइए, तो ये होते हैं एडोक जज। समझ गए आप। अब आप पूछोगे सर नया क्या हुआ है, ये तो हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, एडोक जज का जुडिशरी में छोटा सा पेज आता है, मतलब एक पैराग्राफ सा आता है एडोक जज के बारे में जहां पे लिखा हुआ है। नया देखो ये हुआ है 30 जनवरी 2025 को ना सुप्रीम कोर्ट ने एडोक जज अपॉइंट करने के लिए जो पहले कंडीशंस थी ना उनको थोड़ा और ज्यादा आसान बना दिया है। जैसे आप यहां पे देखो, पहले कंडीशन ये हुआ करती थी कि कोई भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देखो एडोक जज तभी अपॉइंट कर सकते हैं जब उस हाई कोर्ट में वैकेंसीज 20% से ज्यादा हैं। मान लीजिए सैंक्शन स्ट्रेंथ जजेस की उस हाई कोर्ट में 40 है, लेकिन अभी सिर्फ 32 से कम जज हैं, यानी 20% से ज्यादा वैकेंसीज हैं, तब एडोक जजेस को अपॉइंट किया जाता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 को कंडीशन थोड़ी आसान बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वैकेंसी वाली जो कंडीशन है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि एडोक जजेस को तभी अपॉइंट किया जा सकता है जब 20% से ज्यादा वैकेंसी हो, नहीं आप कर लो। लेकिन हाँ हर एक हाई कोर्ट ना, जितनी हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना जजेस की, फॉर एग्जांपल किसी हाई कोर्ट में 40 पोस्ट हैं जजेस की, तो उसका सिर्फ 10% तक एडोक जजेस के तौर पे वो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। और जो एडोक जजेस है ना वो सिर्फ क्रिमिनल अपील सुनेंगे और सीटिंग जज के साथ बैठेंगे किसी बेंच में। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को परमिट कर दिया है कि आप रिटायर्ड जजेस को एडोक बेसिस पे अपॉइंट कीजिए। मतलब आप अपॉइंट तो देखो प्रेसिडेंट करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन रिकमेंडेशन उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भेजेंगे ना। तो ये हुआ है, इससे फायदा क्या होगा 25 जनवरी 2025 तक ना हाई कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग है, 62 लाख केसेस पेंडिंग है। जुडिशरी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है और हम हमेशा से सुनते आए हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हाई कोर्ट्स में जजेस की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं। 1122 सैंक्शन पोस्ट हैं और इसमें से 367 जो हैं वो वैकेंसीज हैं। अंडर ट्रायल उनको देखो सालों लग जाते हैं, लेकिन वो जेल में रहते हैं, बाद में वो रिहा हो जाते हैं तो समझ में आता है कि इतने साल उन्होंने वैसे ही जेल में बिताए। तो लोगों का जो विश्वास है वो जुडिशियल सिस्टम से उठता जा रहा है, इसलिए आवश्यकता थी कि केसेस की पेंडेंसी को कम किया जाए और उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये एक कदम है। बट देखो सुप्रीम कोर्ट का ये 30 जनवरी का जो ऑर्डर है ये इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। कैसे? देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2021 में लोक प्रहरी केस में भी एडोक जजेस के कंसेप्ट को इंडोर्स किया था, समर्थन किया था और बोला था कि हाई कोर्ट्स एडोक जजेस अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजें कोलिजियम को, ताकि कोलिजियम फर्दर उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज सके। लेकिन देखो 2021 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सिर्फ कुछ ही अपॉइंटमेंट्स हुई एडोक जजेस की, ज्यादा नहीं हुई। तो इस मामले में देखो चीफ जस्टिस को ना, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को थोड़ा प्रोएक्टिव होना होगा और सरकार की भी सपोर्ट चाहिए स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए इस कंसेप्ट को। प्रोसेस आमतौर पे होता क्या है, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले देखो किसी भी हाई कोर्ट के, फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना, इस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो देखो
कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, किसी रिटायर्ड जज से बात करेंगे कि सर जी केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है, आप आ जाइए, आप हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल एडोक जज बन के काम कीजिए। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कैंडिडेट का चुनाव करते हैं और इसमें कैंडिडेट की कंसेंट लेनी होती है। फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस कैंडिडेट का चुनाव करके भेजते हैं फाइल कोलिजियम के पास में। कोलिजियम में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज। तो ये कोलिजियम होता है, इसके पास में फाइल भेजी जाती है। ये कोलिजियम जब अप्रूव कर देता है तो फाइल फिर गवर्नमेंट के पास में भेजी जाती है, फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट अगर साइन कर दें तो फिर उस कैंडिडेट को एडोक जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। वैसे देखो 2021 के इस लोक प्रहरी केस में ना 3 महीने का टाइम दिया गया था कि 3 महीने के अंदर एडोक जज को अपॉइंट करने की प्रोसेस पूरी होनी चाहिए। क्योंकि देखो बात यह है ना, एडोक जज पहले भी जज के तौर पे काम कर चुके हैं, ना तो कोई स्क्रूटनी होनी है, ना कोई आईबी वगैरह की इंटेलिजेंस की वो जो कंसेंट वगैरह चाहिए होती है कि हाँ भाई सही है सब कुछ, ना उसकी जरूरत होती है। सब कुछ तो सही है, ट्रेनिंग देने की जरूरत भी नहीं पड़ती एडोक जज को, तो ऑलरेडी वो ट्रेंड है, पहले उन्होंने जज के तौर पे काम कर रखा है, तो सारी प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। चलो देखो ये तो एक चैलेंज है कि प्रोसेस स्लो है, ब्यूरोक्रेट्स फिर भी डिले कर देते हैं। गवर्नमेंट कई बार फाइल पे बैठ जाती है, फाइल पे साइन नहीं करती, गवर्नमेंट कई बार फाइल को प्रेसिडेंट के पास में भेजती नहीं है, तो इसलिए क्लियर गाइडलाइंस चाहिए। ये तो एक एस्पेक्ट है। अब आप दूसरे एस्पेक्ट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स इश्यू। देखो कोर्ट्स में ना बेसिक एमिनिटीज की कमी है, कोर्ट रूम्स कम है, स्टाफ की जरूरत है, जैसे स्टेनोग्राफर्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज, कोर्ट मास्टर्स, लॉ रिसर्चर्स। जिन हाई कोर्ट्स के पास में रूम्स हैं तो वहां पे मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए सरकार को बजट एलोकेट करना पड़ेगा। बिना बजट एलोकेशन के ये एडोक जज का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा चलेगा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटायर्ड जजेस को अट्रैक्ट करना। रिटायर्ड जजेस को अट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखो वो अगर आर्बिट्रेशन में जाएंगे, जहां पे 2 पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है तो आर्बिट्रेशन होता है प्राइवेट पार्टीज के बीच में जैसे, तो वहां पे उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, प्रैक्टिस से उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। इवन यूनियन गवर्नमेंट को ना ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस को अट्रैक्ट करने में दिक्कत आ रही है। सीनियर जो एडवोकेट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ते नहीं हैं, हेजिटेट करते हैं जज बनने में, क्योंकि जज बनने में कम पैसा है। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। ये इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, एक एक हियरिंग का ये पैसा कमा लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ एक एक हियरिंग का, सुनवाई पे जाने का। तो ये लोग जज क्यों बनेंगे? मतलब इनको तो बनाना भी नहीं है इस केस में, क्योंकि ये एडोक जज नहीं बन सकते, इन्होंने पहले जज के तौर पे काम नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब समझ गए ना कि प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना पैसा है कि कई बार ना जो रिटायर्ड जज हैं वो फिर दोबारा से जज बनना नहीं चाहते। इसलिए प्रॉपर इंसेंटिव चाहिए एक्सपीरियंस जजेस को दोबारा एडोक जज बनने के लिए। अच्छा, एक पॉइंट यह आता है, क्या इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रभावित होगी? क्योंकि कोई हाईकोर्ट का जज प्रैक्टिस करने, रिटायर होने के बाद कहीं और प्रैक्टिस कर रहा था, अब उसको फिर से एडोक जज बना दिया गया। अब वो 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए एडोक जज रहेगा, फिर वहीं पे जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा किसी और हाईकोर्ट में। तो इससे तो इनकी इंडिपेंडेंस प्रभावित हो जाएगी ना। तो इस पे राइटर ये बोलते हैं, देखो एक जज ईमानदारी के साथ बिना बायस्ड हुए अगर काम करे तो ये सोच है उसकी। जिसको करप्ट होना है वो तो वैसे भी हो सकता है, समझ गए? तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, ये माइंडसेट का खेल है, पोजीशन का खेल नहीं है कि वो पहले क्या कर रहा था बाद में क्या करेगा। ये माइंडसेट का खेल है। और एक फायदा ये भी तो है, ये जो एडोक जज के तौर पर रिटायर्ड जज काम करेंगे, इनकी अब कोई कैरियर एस्पायरेशन नहीं है कि हाँ भाई रिटायर होने के बाद में फिर से हमें कोई पोजीशन सरकार दे देगी। तो इनका थोड़ा बायस की पॉसिबिलिटी कम है, ये थोड़ा ज्यादा निर्भीक होकर काम करेंगे क्योंकि इन्हें डर नहीं है अब। अच्छा, एक चीज, क्या एडोक जजेस अपॉइंट करने से रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स अपने पेस से चलती रहेंगी और ये जो एडोक जज हैं ये कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, ना ही प्रमोशन में इनका कोई इंटरफेरेंस रहेगा, इनका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होगा। तो ऑलरेडी जो जज अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है
उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो बस फिक्स टर्म के लिए हैं, 2 या 3 साल के लिए। ना ही ये सीनियरिटी में काउंट होंगे, सीनियरिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट को रेगुलर जजेस की आवश्यकता तो फिर भी पड़ेगी ही। ये तो टेम्परेरी जुगाड़ है एडोक जज। कुल मिला के देखो, एडोक जजेस को अपॉइंट करना ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मतलब बेनिफिट मिलेगा, उनकी जल्दी सुनवाई होगी, जेल ओवर क्राउडेड नहीं होगी। रेगुलर जजेस को रिलीफ मिलेगा क्योंकि उनका वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनको क्वालिटी टाइम मिल पाएगा केसेस के लिए, बेटर जज सर्विस डिलीवरी होगी। और सिस्टम को भी एडवांटेज होगा, सिस्टम में ज़्यादा जज आएंगे तो केसेस की पेंडेंसी कम होगी, केसेस का समाधान जल्दी होगा, सबको फायदा है। बस प्रोसेस जल्दी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड करे और बजट सरकार दे, बस इतना बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। देखो, इसरो ने ना क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी सेल्फ रिलायंस हासिल की है। कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बचपन में ना हम एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हम क्या करते थे, गुब्बारे को पूरा फुला दिया और उसके बाद में गुब्बारे को पूरा फुला के उसको खुला छोड़ देते थे, तो ना वो गुब्बारा ऊपर जाता था। क्यों? क्योंकि एक साइड से, जैसे ये गुब्बारा है और हमने खुला छोड़ दिया, तो यहां से हवा निकलेगी और वो गुब्बारा फिर ऊपर दूर जाता था, ऊपर जाता था, या फिर जहां पे भी हम छोड़ते थे, जिस भी डायरेक्शन में, वो दूर जाता था हमसे। इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट प्रोपल्सन होता है। रॉकेट भी आप देखते हो ना, पीछे से गैस निकलती है और रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया, जिसके बेसिस पे रॉकेट का प्रोपल्सन होता है। रॉकेट दूर जाता है, ऊपर जाता है। अब हुआ क्या, इसरो ने ना 7 फरवरी को एक बड़ी सफलता हासिल की। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का रीइग्निशन टेस्ट इसरो ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। और वो भी देखो वैक्यूम लाइक कंडीशंस में, मतलब स्पेस में जैसी कंडीशंस होती है ना, वैसी ही कंडीशंस में इसरो ने 7 फरवरी को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का रीइग्निशन का टेस्ट किया। अभी आपको थोड़े ये वर्ड थोड़े भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा रीइग्निशन का क्या मतलब है, क्रायोजेनिक का क्या मतलब है। वैसे कोई ये पूछने वाला है नहीं मेंस में, तो प्री में कहीं ना कहीं नॉलेज काम आ जाती है। ये तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ये टेस्ट किया गया था। तो सबसे पहले देखो, हम क्रायोजेनिक का ना मतलब समझ लेते हैं। क्रायोजेनिक का मतलब होता क्या है। क्रायो का मतलब होता है एक्सट्रीम ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा, इतना ठंडा कि गैसेस लिक्विड बन जाए। ये देखो तब होता है जब किसी गैस को ना बहुत लो टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है। अब देखो, रॉकेट के जो फ्यूल होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। सॉलिड जैसे पटाखे आप बजाते हो, पटाखे के अंदर बारूद होता है, तो वो क्या है, वो सॉलिड फ्यूल है, सीधी सी बात है। लिक्विड फ्यूल जैसे कैरोसिन है, ये लिक्विड फ्यूल है। गैसियस फ्यूल वैसे बहुत ज्यादा जगह घेरता है, तो रिलेटिवली इसका थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। अब देखो, क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है। क्रायोजेनिक इंजन में ना लिक्विड हाइड्रोजन होती है। लिक्विड हाइड्रोजन कितने टेम्परेचर पे होती है, -253 डिग्री सेल्सियस पे होती है लिक्विड हाइड्रोजन। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और लिक्विड ऑक्सीजन कितने टेम्परेचर पे होती है, -183 डिग्री सेल्सियस पे होती है लिक्विड ऑक्सीजन। समझ गए? फिर से बोलता हूं, क्रायोजेनिक इंजन में ना कंबिनेशन होता है, हाइड्रोजन लिक्विड होती है -253 डिग्री सेल्सियस पे, और लिक्विड ऑक्सीजन होती है -183 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कंबिनेशन होता है। जब देखो ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इतने टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं ना, तो फिर देखो जबरदस्त गैस छोड़ते हैं और स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो रॉकेट है फिर वो ऊपर जाता है। आप समझ गए? अब आप रीइग्निशन समझिए। मान लीजिए आप एक पहाड़ी पे गए, आप कार को ना यहां पे ले गए। अब इस पॉइंट पे पहुंचे ना, तो आपको लगता है यार नीचे तो कार वैसे भी जाएगी ना ग्रेविटेशन के चलते। इंजन बंद कर देते हो, आप इंजन बंद कर देते हो, कार अपने आप नीचे जाती है ग्रेविटेशन के कारण।
लेकिन जब प्लेन एरिया में पहुंचते हो तो गाड़ी पहुंचती है तो आप फिर से इंजन रीस्टार्ट कर लेते हो, रीइग्नाइट कर लेते हो इंजन को। ये क्या है? रीइग्निशन है। वैसे ही देखो स्पेस में ना कई बार ऐसा होता है, बीच में ना इंजन को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब देखो किसी सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में डालना है या फिर इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं, जैसे मार्स पे मिशन भेजना है, तो ऐसे मिशंस में ना सैटेलाइट को इंजन को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। अभी तक इसरो के पास में ना सिर्फ एक लिक्विड एपोजी मोटर था, LAM, लिक्विड एपोजी मोटर। सिर्फ ये इंजन था जो रीइग्नाइट हो सकता था और दूसरा इंजन नहीं था। जबकि देखो मार्स जैसे कॉम्प्लेक्स मिशंस में ना रॉकेट को 10 महीने बाद भी दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसरो को एक और इंजन तो चाहिए था जिसको फिर से रीइग्नाइट किया जा सके। तो यही टेस्ट इसरो ने अभी कंडक्ट किया था 7 फरवरी को। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक रीइग्निशन टेस्ट किया, वो भी वैक्यूम लाइक कंडीशंस में, मतलब स्पेस लाइक कंडीशंस में। तो पहले सिर्फ इसरो के पास में एक इंजन था स्पेस में, लिक्विड एपोजी मोटर, जिसे रीइग्नाइट किया जा सकता था। बट अब इसरो के पास में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन भी है जिसे स्पेस में कुछ समय बाद रीइग्नाइट किया जा सकता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई कहां से? ये क्रायोजेनिक इंजन, देखो जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना USA और USSR के बीच में, तब क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया गया था। और आज के समय में देखो US, रशिया, जापान, इंडिया, फ्रांस, चाइना, सिर्फ इन देशों के पास में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, बाकी दूसरे देशों के पास में नहीं है। और इंडिया ने कैसे क्रायोजेनिक रॉकेट डेवलप किया उसकी भी अपनी एक कहानी है। 1990 में देखो इंडिया ना क्रायोजेनिक इंजन लेना चाहता था। इंडिया जापान और USA से मांगने गया, लेकिन बहुत महंगा पड़ा, मतलब उन्होंने बहुत महंगा कोट किया कि हम आपको इतने रुपए में देंगे। इंडिया ने बोला नहीं भैया आपसे नहीं लेंगे। तो इंडिया गया रशिया के पास में। रशिया ने इंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने का वादा किया, लेकिन इसी बीच कोल्ड वॉर खत्म हो गया और US से रशिया सबसे बड़ा टुकड़ा था USSR का, तो रशिया और USA के रिलेशन बिल्कुल थोड़े समय के लिए थोड़े ठीक ठाक थे। तो USA ने रशिया को बोल दिया कि भैया इंडिया को मत ट्रांसफर करिए क्योंकि इंडिया इससे मिसाइल बना लेगा, जबकि ये फालतू का एक्सक्यूज था। तो रशिया ने इंडिया को 6 इंजन्स तो दिए लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दी USA के कहने पे। तो फिर इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि हम खुद के क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करेंगे, CE-20 इंजन। तो इंडिया ने खुद के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया जो रशिया के डिजाइन से बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि चोरी छुपे रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी, नहीं, रशिया के डिजाइन से हमने अलग क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया। और ये एक्सक्यूज जानते हो क्यों गलत था कि इंडिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मिसाइल बना लेगा? ये इसलिए गलत था क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन को ना एटलीस्ट 24 आवर्स की फ्यूलिंग लगती है लॉन्च करने से पहले, जबकि मिसाइल्स को तो अपने को सेकंड्स में लॉन्च करना पड़ता है। तो फालतू का लॉजिक था इनका, ये बस इंडिया को रोकना था किसी प्रकार से। लेकिन अच्छी बात यह है इंडिया ने अब डेवलप कर लिया है। इंडिया ने जो इसरो का ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है ना, सबसे पहली बार इसे हमने यूज किया था 2017 में। इसे हमने लॉन्च व्हीकल मैक 3 में यूज किया था। इसके बाद चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इन मिशंस में भी ये क्रायोजेनिक इंजन 20 का इस्तेमाल हुआ। इवन गगनयान मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ना, वो भी देखो इसी इंजन से स्पेस में जाएंगे। तो ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया किस प्रकार से इंडिया ने सेल्फ रिलायंस हासिल की क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक इंजन के रीइग्निशन के मामले में, जो कि इसरो की, भारत की एक बड़ी अचीवमेंट है। देखो इंडिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है। और देखो ये मेडिकल एजुकेशन का इशू सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इशू है, क्योंकि एक तरफ देखो डॉक्टर्स की कमी हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन दूसरी तरफ पैराडॉक्स ये है मेडिकल एजुकेशन लेना फिर भी आसान नहीं है। इस वजह से देखो स्टूडेंट्स ना फॉरेन जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, बट यहां पे इशू आता है क्वालिटी कंट्रोल का। तो ये पूरा इशू हम समझते हैं, आप सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, पहले ना मेडिकल एजुकेशन इंटरनेशनल होता था,
मतलब किसी भी देश का स्टूडेंट कहीं पर भी पढ़ सकता था, मेडिकल एजुकेशन हासिल कर सकता था। बट अब ज़्यादातर देश अपनी मेडिकल एजुकेशन को ना रेगुलेट करते हैं, कौन यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें अब ज़्यादातर देश रेगुलेट करते हैं। बट बावजूद इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो देखो अब्रोड यानी फॉरेन पढ़ने जाते हैं। एक रफ एस्टिमेट ये है कि पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ना फॉरेन जा रहे हैं मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। पे देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले यूक्रेन में ना 24,000 मेडिकल स्टूडेंट्स थे। और ज़्यादातर देखो ये भारतीय ही थे जो यूक्रेन में गए हुए थे मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। इंडिया में देखो डॉक्टर्स की भारी कमी है, फिर भी मेडिकल एजुकेशन लेना इंडिया में बहुत टफ है। आज के समय में आप देखिए नीट का जब एग्ज़ाम होता है तो कितने स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम लेते हैं? 23 लाख। बट देखो सिलेक्शन होता है 22 में से सिर्फ एक का, 22 में से सिर्फ एक को एडमिशन मिलता है। वैसे हमारे देश में 700 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन फिर भी सीट्स कम हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? बच्चों को लगता है कि मेडिकल एजुकेशन हासिल की जाए विदेश में जाके, जैसे रशिया, प्री वार यूक्रेन, कजाकिस्तान, फिलीपींस, चाइना, मॉरिशस, नेपाल, इन सभी जगहों पे मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। बट देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस वाले ग्रुप है ना, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने क्या कर रखा है, नेपाल में भी मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश कर रखा है। नेपाल में एक कॉलेज है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। ये किनका है? ये एक इंडियन ग्रुप का कॉलेज है, मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप बेंगलुरु। उसी प्रकार से एक और कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन मेडिकल स्कूल है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये भी मणिपाल ग्रुप वालों का है। मतलब ये कैसा खेल चल रहा है? इंडिया के जो मेडिकल कॉलेज वाले ग्रुप है ना, वो विदेशों में कॉलेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वहां पे भी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो भाई भारत में ही कर दो। ये पैराडॉक्स नहीं लगता आपको? मैं क्यों बोल रहा हूं भारत में कर दो? क्योंकि देखो जब स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल एजुकेशन हासिल करके वापस आते हैं ना, तो फिर उनको ऐसा नहीं कि वापस आते ही अब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। वापस आके सबसे पहले तो उन्हें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसे बोलते हैं FMGE, पूरा नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। तो इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, इंडिया में इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ती है, तो तब जाके वो स्टूडेंट जो फॉरेन से मेडिकल एजुकेशन हासिल करके आया है, तब जाके वो इंडिया में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। वैसे देखो हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बोला बजट 2025 में कि लास्ट 10 सालों में ना सरकार ने 1,10,000 UG यानी अंडर ग्रेजुएशन वाली और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो सीट्स हैं वो ऐड की हैं, जो अपने आप में 130% ग्रोथ है। 2026 में अकेला 2026 में 10,000 मेडिकल सीट्स ऐड होंगी और आने वाले 5 सालों में 75,000 जो मेडिकल सीट्स हैं वो ऐड होंगी। अब इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, देखो ये जो फेनोमेनन है ना फॉरेन जाके मेडिकल एजुकेशन हासिल करना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इवन US में भी है, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, इन देशों से युवा लोग जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। कहाँ पे? पोलैंड में, हंगरी में जाते हैं। ये जो थोड़े रिलेटिवली थोड़े गरीब देश हैं यूरोप के। इवन USA के जो स्टूडेंट्स हैं वो आयरलैंड जाते हैं, वो UK जाते हैं, कैरेबियन कंट्री जाते हैं मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो ये एक फॉरेन फेनोमेनन है, मतलब ग्लोबल फेनोमेनन है आप कह सकते हो, हर जगह ऐसा देखने को मिलता है। अब ये फॉरेन का तो ग्लोबल एग्जाम्पल एक दो आपने समझने के लिए देख लिए, बहुत है, बहुत सारे ग्लोबल एग्जाम्पल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो राइटर बोलते हैं देखो ये तो इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन जो है ना, ये $1 बिलियन बिजनेस बन चुका है, जहां पे पूरे का पूरा कॉलेज सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है और पूरी तरह से प्रॉफिट मोटिव होता है। फीस ज़्यादा ली जाती है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल घटिया, ये दिक्कत है। बहुत सारे देश जहां पे इंग्लिश नहीं चलती, लेकिन वो देश भी इवन इंग्लिश में मेडिकल एजुकेशन वाले कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में मेडिकल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो इंग्लिश में हमारे देश में आके मेडिकल एजुकेशन हासिल कर सकें। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो ये बात सच है, हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है, बट देखो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मेडिकल सीट्स को इंक्रीज करने का डिसीजन सही है, लेकिन डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग ये स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और फॉरेन मेडिकल डिग्रीज के लिए भी ना एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया नाम के लिए, वहां पे क्वालिटी बिल्कुल ही जीरो है, नाम का डॉक्टर बन गया, कुछ आता ही नहीं। तो फॉरेन मेडिकल डिग्रीज के लिए भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी सेफ रहें और पेशेंट्स भी सेफ रहें यार। मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट को भी देखो, जैसे इंडिया में ना क्या है कि कुछ जो मेडिकल कॉलेज है ना वो विरोध करते हैं कि नहीं फॉरेन से जो डिग्री हासिल करके आया है उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए भारत सरकार को। तो देखो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये एलिटिज्म वाला स्टेटस ना हो। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो फॉरेन से अच्छी मेडिकल एजुकेशन हासिल करके आए हैं, उनको प्रैक्टिस का हक होना चाहिए अगर वो कैपेबल हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है तो। समझ गए? ये इंडिया की मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने सबसे पहले देखो एडोक जजेस वाला इशू डिस्कस किया था कि 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने एडोक जजेस अपॉइंट करने के लिए जो कंडीशंस थी वो उनको थोड़ा आसान बना दिया और हाई कोर्ट्स को बोला कि आप अपनी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ का 10% तक एडोक जजेस अपॉइंट कर सकते हो। एडोक जजेस अपॉइंट करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि उनको देखो ट्रेनिंग वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट जल्दी हो सकता है। अंडर ट्रायल्स को फ़ायदा होगा अगर उनको अपॉइंट किया जाता है, और सिस्टम में पेंडेंसी कम होगी। ऑलरेडी जो जजेस हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा, बट बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो रिटायर्ड जजेस हैं वो आना नहीं चाहेंगे ट्रिब्यूनल के लिए। तो सरकार को जजेस की संख्या कम पड़ रही है तो वो क्यों आएंगे, एक दिक्कत ये है। उनको आर्बिट्रेशन और प्रैक्टिस ज़्यादा फायदे का सौदा लगेगा। आने से ऑलरेडी जो जज के तौर पे काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशन वगैरह वो कुछ प्रभावित नहीं होगा, वो चिंता नहीं है। तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी स्मूथ की जाए एडोक जजेस को अपॉइंट करने की जो प्रोसेस है। फिर ये ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन वाला इशू हमने डिस्कस किया। पैराडॉक्स है, एक तरफ मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, दूसरी तरफ मेडिकल सीट्स भी कम हैं। हमारे देश में मेडिकल सीट्स कम है, इसलिए स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और बाहर जो कॉलेजेस हैं वो कई तो देखो इंडियन ग्रुप के ही हैं, ये हैरानी वाली बात है। लेकिन बाहर से स्टूडेंट पढ़ के वापस इंडिया में आते हैं तो उन्हें देखो क्या करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, एग्जिट टेस्ट, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तब जाके उनको प्रैक्टिस का मौका मिलता है। और बाहर जो इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेजेस हैं वो टोटली फॉर प्रॉफिट हैं, पैसा लेके भी वो क्वालिटी नहीं देते। तभी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस जब भारत आते हैं तो वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते। और ये सिर्फ इंडिया का फेनोमेनन नहीं है, ग्लोबल फेनोमेनन है। यूरोप के, यूएस के जो देश हैं वो भी बाहर जाते हैं मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन के यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होने चाहिए, सीट्स इंक्रीज करो बट क्वालिटी भी मेंटेन करनी जरूरी है। ये सब पॉइंट्स राइटर बोलते हैं। फिर हमने ये इसरो वाला पॉइंट डिस्कस किया, इसरो वाला आर्टिकल। इसमें हमने समझा किस प्रकार से इंडिया को शुरू में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डिनाई की गई। पहले इंडिया को यूएसए जापान से लेनी थी, उन्होंने महंगा कोट किया। फिर इंडिया रशिया से ले रहा था, रशिया ने यूएसए के कहने पे टेक्नोलॉजी नहीं दी थी इंडिया को। फिर इंडिया ने सोचा खुद से ही बनाएंगे यार। इंडिया ने CE-20 इंजन डेवलप किए क्रायोजेनिक के, 2017 में सबसे पहली बार उन्हें यूज़ किया। अब इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल रीइग्निशन टेस्ट भी किया है। रीइग्निशन मतलब इंजन को दोबारा से रीस्टार्ट करना स्पेस में। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब जमीन से रॉकेट ऊपर जाते हैं ना तब क्रायोजेनिक इस्तेमाल नहीं करते। जैसे शहरों में पिकअप अच्छी होनी चाहिए तो पेट्रोल की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे पे लगातार गाड़ी स्मूथ चलती है तो डीजल से काम चल जाता है, एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। तो उसी प्रकार से जब रॉकेट का शुरुआत में प्रोपल्सन होता है ना तब सॉलिड फ्यूल वगैरह का यूज़ करते हैं, और क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करते हैं स्पेस में, जब लगातार बस चलना है, कुछ एकदम से पिकअप नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट उस समय रह गया था, अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। बढ़िया जर्नी रही इंडिया की। इंडिया ने अब सफलतापूर्वक रीइग्निशन का टेस्ट भी कर लिया है वैक्यूम कंडीशंस में। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना इंटरप्लेनेटरी मिशन, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस रीइग्निशन टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया के पास में अभी है।
दो क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट से संबंधित और दूसरा फिर एडोक जजेस से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप 250 वर्ड्स में दीजिए। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।